नहीं, ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसको हम इस तरीके से क्यों नहीं देखें कि 400 को इंश्योर करने के लिए बीजेपी छोटे छोटे घटक दलों को भी जोड़ने में लगी हुई है। बीजेपी हर उस कड़ियों को जोड़ने में लगी है जिससे उसको एक सीट का भी फायदा होता हो। और मैं उत्तर प्रदेश में ही इसका उदाहरण देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अनुपम मिश्रा आए और इस बात का जवाब दे। मैं अनुपम जी आपसे सीधा सवाल करूंगा। बीजेपी ने आरएलडी से समझौता किया, 2 सीटें दी। ओम प्रकाश राजभर दर्जन भर सीट पर अपना प्रभाव रखते हैं, कहा जा रहा है 1 सीट उनको दिया जा रहा है। अरविंद निषाद वो भी कई सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, 1 सीट उनको दिया जा रहा है। और दूसरा, उनके बेटे बीजेपी के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब अगर आप तमाम घटक दलों को देख लें तो आप ये पाएंगे कि सबको 6 सीटों के भीतर समेट दिया गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें इसलिए दे देती है क्योंकि समाजवादी पार्टी को डर लगता है कि कहीं मुसलमान वोट ना भड़क जाए। क्या इस बात का डर था? इसलिए समाजवादी पार्टी को लगा कि जिस तरीके से नाराज मुस्लिम अब कांग्रेस को पसंद करने लगे हैं, तेलंगाना में ये रिजल्ट दिखा, कर्नाटक में ये रिजल्ट दिखा, इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है और मुस्लिम वोट हमसे छिटक सकता है। तो समाजवादी पार्टी दबाव में थी और इसलिए कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत से कहीं ज्यादा सीटें दे दी। पंकज जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घटक दलों को 6 सीटों में लपेट दिया। सवाल ये नहीं लपेट दिया, सवाल ये है कि वो खुशी खुशी लिपट गए। एक भी शख्स ने बाहर आकर ना इत्तेफाकी नहीं जताई, रिवोल्ट नहीं किया, विद्रोह नहीं किया कि नहीं साहब ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले कई तरह से बेहतर पोजीशन में है। कोई कहने कुछ कहे, पहली बात, पिछली एज ऑफ नाउ कोई गठबंधन नहीं है सपा और बसपा के बीच में। पिछली बार वो एग्जिस्ट कर रहा था, उससे बहुत फर्क पड़ा था। दूसरी बात, पिछली बार जो आपके खिलाफ जयंत चौधरी खड़े थे और ओम प्रकाश राजभर खड़े थे, तमाम लोग जो आपके खिलाफ थे आज वो आपके साथ खड़े हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आप एक मिनट बीजेपी को छोड़ दे पंकज भाई, तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, जरा देखें। हमने तो 1996 में 21% वोट और 16 सीट से समाजवादी पार्टी शुरू करती है और 2004 में 27% वोट और 35 सीट तक पहुंच जाती है। अब 2004 से आप इनकी ट्रेजेक्ट्री देख लें। 2004 में 27% 35 सीट, 2009 में 23% 23 सीट, 2014 में 22% 5 सीट और 2019 में महागठबंधन के बावजूद 18% और 5 सीट। यानी 2004 से लेके 2019 तक ये 27% से 18%, मतलब करीब 9-10% इनका वोट गिर गया। और 26 से आप 5 पे आ गए, 35 से आप 5 पे आ गए। अब सोचिए जरा, मतलब 1/7 आपकी सीट हो गई। तो भाजपा छोड़े, आप पहले सपा की ट्रैजेक्टरी आप देख लेना। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह हर लोकसभा चुनाव के साथ, मतलब 35 सीट की पार्टी 5 सीट हो गई 2004 से अभी तक, लेके 20 साल। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एक तो कांग्रेस का जैसा कि आपने कहा वोट नहीं, जैसे अभी बात हो रही थी कि साथ सलमान खुर्शीद जो है उनका टिकट कट गया तो नाराजगी, शायद कौशिक साहब कह रहे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी नाराजगी उनका नाटक है साहब। दो मतलब आप देखें कि 2014 और 2019 2 बार लड़े सलमान खुर्शीद। एक बार 5% वोट पाए, एक बार 9% वोट पाए, दोनों बार जमानत जब्त। 2022 में उनकी पत्नी लुइस लड़ी, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तो घर ही के अंदर लगातार 3 चुनाव में जमानत जब्त है। सलमान खुर्शीद बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो अपना वो दर्द जता रहे हैं कि साहब हमको लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन इज वेरी हैप्पी। भाई लगातार 3 बार जमानत जब्त हो चुकी है और हालात वो देख ही रहे उसका। बाकी आप देखें इनके बनारस से राजेश मिश्रा भदोही चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने उसको भदोही सीट दे दिया गठबंधन में, वो भाजपा में चले और उनको भाजपा लड़ाई दे। अजय राय को आप कह रहे हो बनारस से लड़ा देंगे, वो बलिया जाना चाहते हैं। वो कहते हैं बार बार बलि का बकरा नहीं मिला, मोदी के सामने हर बार ले जाके बांध देते हो मेमने एक तरह। हाँ, ये क्या तरीका है आपका? हाँ, वो कह रहे हैं हमको बलिया भेज दो। भूमियार आदमी भूमियारों के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहते नहीं साहब मोदी के सामने कुर्बान हो जाओ। देखिए बड़ी मजेदार बात आ रहा हूँ,
और आपको अगर इसको कोई समझ मतलब अगर इसको जानकारी शायद होगी सैयद कासिम साहब को, उस इलाके से आते हैं, आपने वो पीएल पुनिया के लड़के को टिकट दे दिया बाराबंकी से। उसके बाद पता चला वो भाजपा का उम्मीदवार है, उसकी 6 सीढ़ी आ गई, उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। अब वो पुनिया साहब का लड़का अमित शाह के पास चक्कर लगा रहा है कि साहब हमको भाजपा टिकट दे दीजिए, अब तो भाजपा खाली हो गई, मुझको कांग्रेस से नहीं लड़ना। वो खुलेआम चक्कर लगा रहा पत्रकारों को लेके, बताइए क्या कहे। नसीमुद्दीन सिंह की सिद्दीकी आप ही घोड़ा से लड़ना चाह रहे थे, गोडा सीट आपकी गठबंधन में चलेगी, अब क्या कहीं और से लड़ जाए, हमको लड़ना ही नहीं साहब, हम तो ऐसे ही आधे मन से कह रहे थे। महाराजगंज पे आपको याद होगा सुप्रिया श्रीनेत जो हर समय आजकल टीवी पे फायर ब्रांड लीडर, मतलब जो एकदम कैसी कैसी बातें करती रहती हैं और कितनी अब्यूजिव टंग इस्तेमाल करती हैं। इतनी बुरी जमानत जब्त हुई थी कि जमानत की भी जमानत जब्त हो गई थी उनकी। तो इस बार आपने जमानत जब्त वाली सीट पे सुप्रिया श्रीनेत के लिए महाराजगंज की सीट अपने कोटे में ले ली, और उसका सुप्रिया श्रीनेत ने साफ कह दिया कि भैया मेरे भरोसे मत रहना, हम नहीं जाएंगे लड़ने, हम प्रवक्ता है बहुत बिजी है। तो उन्होंने कह दिया हम प्रवक्ता है बहुत बिजी है, और हम प्रवक्ता इसलिए हैं साहब कि हम राज्यसभा में जाएंगे कि हम लोकसभा में जाके बार बार जमानत जब्त कराएंगे। वो तो तपस्या कर रही है, जैसे एक बार पवन खेड़ा ने कहा था मेरी तपस्या में कभी रह गई। खीरी में देख लीजिए, इतना उस बार कासिम साहब कहते रहते हैं। अब वो खीरी से रवि वर्मा साहब अपनी लड़की को लड़ाना चाह रहे थे, आप उनके कहते सीतापुर चले जाओ, तो सीतापुर नहीं जाएंगे साहब। तो आपने जितनी सीटें थी सब 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 कौन सा ये गठबंधन हुआ है, कौन सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, होता क्या है कि महीने 1.5 महीने तक बात हो रही थी कि आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी का एक फोन आता है, 12 घंटे में गठबंधन फाइनल सीट फाइनल। तो फिर तो ये सीटें ऐसे ही फाइनल होनी थी। और ये कहना कि साहब नहीं इसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी, इसके बाद भी सपा जीतेगी, तो मुझे हर प्रोग्राम में वही लालू यादव का बयान आता है जब वो बिहार में हार गए थे। मुझे याद है दूरदर्शन का पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि साहब आप तो बड़ा दावा कर रहे थे कि आप तो बड़े डंके की चोट पे जीतेंगे, तो उन्होंने कहा क्या करते, पहले ये कह देते क्या कि हार जाएंगे। तो अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस के पास और सपा के पास, मैंने पूरा आपको डेटा निकाल के दे दिया, सपा का दे दिया, कांग्रेस का दे दिया, और भाजपा पिछली बार के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में, सामने गठबंधन नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जेब में है, जयंत चौधरी जेब में है। मैं चलिए, समझता हूं कि कोई मुकाबला नहीं। पॉइंट टेकन। पर कासिम साहब एक बात बार बार सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग विपक्ष को जितना कमजोर रखते हैं, विपक्ष उतना कमजोर उत्तर प्रदेश में है क्या? जिस अखिलेश यादव को 110 विधानसभा की सीटें आई हो, उस अखिलेश यादव को टोटली पूरे तरीके से खारिज कर देना और यह मान लेना कि भाजपा मिशन 80 में कामयाब हो जाएगी। मैं 80 नहीं भी मानता हूं, लेकिन 72 सीटें आ जाएंगी, 74 सीटें आ जाएंगी। यह प्रैक्टिकली संभव है क्या? क्योंकि यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 110 सीटें जीती हैं। चलिए, उस समय ओम प्रकाश राजभर साथ थे, लेकिन अभी कांग्रेस तो साथ में है, और कांग्रेस साथ में आती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा और बिखराव का गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मैनपुरी का भी रिजल्ट दिखा जिसमें दलित भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखे? ऐसे में सवाल उठता है कि जितना कमजोर हम विपक्ष को आंकते हैं, विपक्ष क्या वाकई उतना कमजोर है क्या? क्या बीजेपी इतनी मजबूत है कि विपक्ष 4-6 सीटें लाने में भी परेशान हो जाएगी? और जिस तरीके से दावा किया जाता है कि बीजेपी अपना मिशन 80 पूरा कर लेगी, यह आपको दिखाई पड़ता है? मैं बहुत देर से समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो बात आपने कही है इसको मैं हंसी में उड़ा दूं या इसको सीरियसली लूं। चलिए, आपकी बात को मैं सीरियसली लेते हुए इस बात को शुरू करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती, 111 नहीं 125 जीती हैं अलायंस के साथ, 125। और 125 जीतने वाली पार्टी तो बट नेचुरली बड़ी पार्टी होती ही। 34% शायद वोट मिला था उनको विधानसभा के चुनाव में, या 36% मिला था, कंफ्यूज हूँ, कंफर्म कर दीजिएगा तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। उसमें से जो लोग कहते हैं कि 2% वोट जयंत का था, 2% वोट ओम प्रकाश राजभर का था, 2% स्वामी प्रसाद मौर्य का था, 2% संजय दारा सिंह चौहान और सैनी और इन लोगों का था, ये करीब 10% वोट वो था जो उनके साथ उस गठबंधन की वजह से सबसे बड़ा गठबंधन था, आ रहे हैं अखिलेश का नारा था, जिसको अनुपम भाई कहते थे वो नारा धमकी हो गया था, इसलिए रिएक्शन कर गया। तो वो 10% वैसे ही चला गया है, वो आज नहीं है आपके पास। तो 24% पे अखिलेश यादव है, और 24% के अखिलेश यादव में बताया जाता है कि 19% मुस्लिम वोट था। 19%।
तो 19% मुस्लिम वोट पाने के बाद 24 वोट की पार्टी को, यानी 6% की पार्टी थी, 5% की अखिलेश यादव की पार्टी, जिसे उत्तर प्रदेश की 2024 की सबसे बड़ी प्लेयर माना जाता है। कांग्रेस पार्टी को 2% की पार्टी जो आप कहते हैं, हम कहते हैं, हम लोग सब लोग कहते हैं, लेकिन उन 2% में अगर रायबरेली और अमेठी का वोट निकाल दीजिए तो आधे % की पार्टी थी कांग्रेस, आधा %। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के वोट की स्थिति क्या थी। मैं समझता हूं जहां तक के सीरियसली लेने की बात है, अखिलेश यादव इस लड़ाई में इसलिए रहेंगे कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हैं, और एक बार फिर मुसलमान अगर उनके साथ टिक गया तो इज्जत बच जाएगी। मुसलमान देवगौड़ा की तरह अगर निकल गया तो फिर वही हाल होगा जो देवगौड़ा का वहां हुआ, वो भी एनडीए का हिस्सा हो गया, अखिलेश को भी कहीं ना कहीं ठिकाना देखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा उधार की खेती पे बहुत दिनों तक काम चलता नहीं, पक गई। और मुस्लिम वोटों का, और ये जो बात हो रही थी ना, कांग्रेस जो है वो गठबंधन किसे कहते हैं, गठबंधन कैसे मजबूत होता है, गठबंधन के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं अक्सर कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, जब ये कांग्रेस हटाओ जो है नारा, या कांग्रेस मुक्त भारत, ये आज का नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पर उन्होंने जनसंघ का विलय कर दिया जनता पार्टी ने, अपने दीपक निशान को गंवा दिया, दीपक निशान खत्म हो गया, और उसके बाद कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में वो जनता पार्टी के साथ लग गए। फिर उसके बाद 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, 2 सांसदों की पार्टी रही, 84 में वो, और उसके बाद 89 में फिर उन्होंने जनता दल में वीपी सिंह के साथ कांग्रेस हटाओ के नाम पर अपने आप को मुस्लिम लीग, और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद आपके फारूक अब्दुल्ला, इन सब के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल, कम्युनिस्ट पार्टियां सबके साथ भाजपा शामिल रही। नारा था कांग्रेस हटाओ। आज की तारीख में कांग्रेस हटाओ, जो सब लोग लगे भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, जनता को अगर हटाना है, ये मान लिया जाए, मिसम भाई अभी हमारे कह रहे थे कि जनता हटाएगी, जनता के अगर मान लिया जाए तो हमने भाई 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, निकाय चुनाव देखा बकौल अनुपम भाई के, हमने फिरोजाबाद देखा, हमने जो है बदायूं देखा, हमने संभल देखा, हमने इटावा एटा देखा, सिर्फ मैनपुरी के अलावा हमने उपचुनाव देखे। तो अगर जनता को हटाना होता तो जनता हटा चुकी होती। मुझे लगता है कि जनता जितनी हटाने के लिए उत्साहित होती, तो विपक्षी दलों की ये जो आपस की सरफटौल है, कि जैसे भी सीटों का, आज का की डिबेट में विश्लेषण बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं भी ये बात कह दूं कि सीटों के बंटवारे की जो स्थिति बनती है, कहीं पे सब जैसे मैंने पूरा उठा के रख दिया, पुराना रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड। कौशिक जी ने बताया वहां के लिए अमेठी रायबरेली में कि कितने लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए। स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार जो थे वो भाजपा में जा रहे। आज ही अजय कपूर चले गए जो कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते, आज शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से उनके, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री की पूरी कैबिनेट से इस्तीफा ले लेती है, उनको हटा देती है, मुख्यमंत्री हटा देती है, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देती है, उसके बाद ओबीसी नया युवा चेहरा बना देती है, और उसके बाद सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को हटा नहीं पाती है, गहलोत के साथ उनको लड़ना पड़ता है, सचिन पायलट चीरते रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। कमलनाथ की वजह से सिंधिया पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। हमने तमिलनाडु में जो देखिए, या आंध्रा में देखिए, इन्हीं से निकले हुए लोग, बंगाल में देख लीजिए ममता बनर्जी, सब कांग्रेस से गए हुए लोग, महाराष्ट्र में शरद पवार, इन्हीं के नेता। तो वो अपने में रमे रहने वाले लोग थे। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी तो है, मैं अक्सर कहता हूं ना, मैं अमित शाह को कभी मैं चाणक्य नहीं मानता, क्योंकि मैंने बीएसपी को 1991 से देखा है। अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी की काशीराम की पूरी प्रयोगशाला से सारे फॉर्मूले को निकाला, और भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला में उसको रख के उस पे उन्होंने अपना राष्ट्रवाद का और तमाम दूसरे तड़के मारे, और उसको और टेस्टी बना दिया। इसलिए किसी के पास उसकी काट नहीं है। आप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं, कहते हैं जनता हरा देगी। जनता को हराना होता, 14, 17, 19, 22, 24 सब हरा चुकी, तो हरा चुकी, तो जनता तो हराना चाहती नहीं, और आप वो समीकरण बनाना नहीं चाहते हैं कि जनता आपके साथ खड़ी हो। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में, पहली बात तो इंडिया नाम की कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में है नहीं, उत्तर प्रदेश का देश में नहीं है। ममता अलग लड़ रही है, केजरीवाल पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, हरियाणा में अलग लड़ेंगे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें सीटों के बंटवारे के अलावा कोई चीज नहीं हुई है। कि गठबंधन तब होता है जब किसी के पास कुछ होता है। जो समाजवादी पार्टी का था वही कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी वाला कांग्रेस से भागा जा रहा था। मैं चाहूंगा मिसम जैदी साहब आपकी बात का जवाब दें।
क्योंकि बहुत लंबे वक्त से सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा वो आपकी बातों का जवाब दें। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहूंगा जयदी साहब आप इनकी बातों का जवाब दें। क्या आप सहमत हैं इनसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि कासिम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात जो कह रहे हैं ठीक है, उनकी अपनी जगह पर बात सही है, मगर जो मेरा जो सबसे जो पावर पॉइंट है मेरा ये कि वो जनता के ऊपर डिपेंड है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर संविधान को हिट किया है, अगर वो माइंडसेट जनता का रहेगा और महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी जिस तरह से जो है वो चरम सीमा पर आई है, अगर इन सब मुद्दे को देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई भी गठबंधन और कोई भी इस तरह की स्ट्रेटजी चलने वाली नहीं है किसी की भी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को इस तरह से आकर्षित करके और इस तरह के वादे दिखा करके जिस तरह से एंट्री करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस टाइम पर भी भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा कोई राजनीतिक वो नहीं था कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब आ गई तो अब कोई पार्टियां देश के अंदर बची नहीं प्रदेश के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारा जो फोकस है, हमारा काम है जनता को ये बताना कि अगर देश के अंदर अगर चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं, रोजगार और नौजवानों के लिए अगर आप चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो और देश के अंदर भाईचारा कायम हो, जो राहुल गांधी जी ने भी अपनी रैली में इस बात को कहा है कि हम प्यार की बात करने आए हैं, तो अगर इस तरह की बातों को देश सुन रहा है और या ये बात समझ रहा है आज का यूथ और नौजवान, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े किसी भाषण की और बहुत बड़े नेता की किसी की इस वक्त जरूरत नहीं है। और जनता खुद तय कर लेगी कि हमारा नेता कौन है। और 2 बार ऐसा नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस ने हुकूमत नहीं करी, लगातार 2 बार रहे, बीजेपी भी 2 बार लगातार रही है, तो इतना ज्यादा हताशा की स्थिति में हम नहीं है। वो अलग बात ठीक है कि आप जीत रहे हैं, तो अगर आप जीत रहे हैं तो जीतते जाएंगे तो आप सिकंदर हो गए, ऐसा नहीं है। आप ही आप हैं तो क्या है, हम ही हम हैं तो क्या है, और तुम ही तुम हो तो क्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 सेकंड दीजिए मुझे, सिर्फ 10 सेकंड स्थितियां में बात बदलेगी, करें।